नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे वीके ओरी क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए और थोड़ा सा एक छोटा सा क्विक रिवीजन करेंगे। हमने पहले दो चीज़ें पढ़ी। एक, इकोनॉमिक्स क्या है उसका कॉन्सेप्ट, और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स क्या है उसका कॉन्सेप्ट। स्टैटिस्टिक्स में हमने दो तरीके के डेफिनेशंस को जाना। एक, जब हम स्टैटिस्टिक्स वर्ड का यूज़ करते हैं सिंगुलर सेंस में, और एक जब हम उस वर्ड का यूज़ करते हैं प्लूरल सेंस में। जब हम उसे प्लूरल सेंस में यूज़ करते हैं तो हमने ये जाना कि स्टैटिस्टिक्स का उस समय मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ डेटा which is not only data but a organized numerical data which has a comparison involved, a quantitative data. While statistics in singular sense means the way of collecting data, organizing it, presenting it, analyzing and interpretation so that it can be converted to the plural sense statistical data. So प्रोसेस को भी स्टैटिस्टिक्स कहते हैं और रिजल्ट को भी स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। रिजल्ट प्लूरल सेंस में है, डेटा का नाम है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटा का, जबकि सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या एक वर्ब है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एक्सेट्रा। अब थर्ड टॉपिक से हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे जो हमारा इस बुक का मेन बेनिफिट है हमारा, या एम कह सकते हैं हमारा, वो क्या है कि सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है इकोनॉमिक्स में? अगर हम एक कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, हमें अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स पढ़नी है, तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स भी पढ़नी पड़ रही है। सर क्यों? क्या यूज है स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स में? तो सबसे पहले जानेंगे स्टैटिस्टिक्स का ओवरऑल स्कोप क्या है, जिसमें आता है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेचर, जब हम स्टैटिस्टिक्स क्या है अपने आप में इसकी बात करते हैं, तो प्रोफेसर टिपिट ने डेफिनेशन दी है कि स्टैटिस्टिक्स इज बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। ये एक साइंस भी है क्योंकि आपको एक सिस्टमैटिक मैनर में चलना पड़ता है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, जबकि ये एक आर्ट भी है। मतलब कि कोई भी इसको सीख के समझ के करने लग जाए और सही तरह से करे, ऐसा ज़रूरी नहीं। ये एक आर्ट है, कला है, इसके लिए आपको स्किल चाहिए होती है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या है? अगर हम इसको एक वाइड सब्जेक्ट के रूप में जब देखते हैं, जैसे कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अकाउंट्स, हिस्ट्री, सिविक्स को देखते हो, वैसे जब आप स्टैटिस्टिक्स को देखते हो तो ब्रॉडली ये डिवाइड हो सकती है डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है? इसमें वो मेथड्स आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अभी हम स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस में ले रहे हैं, यानी वर्ब के रूप में। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रेफर करती है उन मेथड्स को जो कि कलेक्शन, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस के काम आते हैं। आपने देखा अभी ऊपर, ये आपने पिछले वीडियो में भी देखा कि 5 स्टेप्स हैं वैसे तो, मेजर कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। बट हम इन 5 में से यहाँ किन की बात कर रहे हैं? केवल 3 की, जो कि है कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस। These methods relate to such estimations as measurement of central tendencies like average, mean, median, mode, etc. आपने मीन, मीडियन, मोड का नाम पहले भी मैथमेटिक्स में सुना होगा, क्लास 9 था। और वैसे भी आपने एवरेज वर्ड का मतलब तो आपको पता ही होगा कि किसी भी डेटा का एक क्रक्स निकालने के लिए, जैसे कि 3 कार्स 40, 50 और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक एक घंटे चली, तो उनकी एवरेज स्पीड क्या है, हमने सम किया, डिवाइड किया, एक्सेट्रा।
ठीक है, तो ये एवरेज होता है। तो ये मेथड्स इन तरीके की चीज़ों इन उन तरीके की जगहों पे जहाँ हमें एवरेज से काम बनता हो, या मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन से काम बनता हो, या मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन से काम बनता हो, वहाँ पे रिलेट करते हैं, वहाँ पे एस्टिमेशन के काम में आते हैं। अच्छा, सेंट्रल टेंडेंसीज को मैंने आम भाषा में एवरेज या मीन मीडियन मोड आपसे कहा। ये आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आया होगा कि इसका क्या मोटा मोटा अर्थ हो सकता है। एक मेजॉरिटी मीनिंग आप समझ रहे होंगे सेंट्रल टेंडेंसी। जबकि डिस्पर्जन और कोरिलेशन को आगे हम इसी बुक में पढ़ेंगे और आपको इसका भी मतलब काफ़ी क्लियरली पता चलेगा। अभी इसको मैं रफली में बता देता हूँ कि जब आप कभी कोई एवरेज निकालते हो, जैसे कि मीन या मीडियन या मोड, तो डेटा कई तरीके के ऐसे हो सकते हैं जिनकी क्वांटिटी सेम हो, जिनका एवरेज सेम आए, बट वो डेटा बहुत डिफर कर रहे हो। तो इसके लिए हमें डिस्पर्जन की ज़रूरत पड़ती है। डिस्पर्जन हमें बताते हैं, डिस्पर्जन के ज़्यादातर जो टूल्स हैं या टाइप्स हैं वो हमें बताते हैं कि डेटा कितना वेराई कर रहा है अपने मीन से या मीडियन से या मोड से। वहीं मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन होता है दो डेटास के बीच, दो ग्रुप ऑफ डेटास के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरह का रिलेशन है, वो पता करने के काम में आता है। इन्फेरेंशियल, तो ये थी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैसे, जहाँ पे आप काफ़ी सारे डेटा को लेके उन पे अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्फेरेंशियल में ऐसा नहीं है। Inferential statistics refers to all such methods by which conclusions are drawn relating to the universe or population on the basis of given sample. वहाँ पे हम पूरे डेटा को नहीं लेते, वहाँ पे हर एक डेटा के हर एक आइटम को हम यूज़ नहीं करते किसी भी फॉर्मूला में फिट करके कोई रिजल्ट देने के लिए। बल्कि हम क्या करते हैं, क्योंकि कई सारे डेटा ऐसे हैं, जैसे कि आपका हो गया नेशनल लेवल सेंसस, भारतीय जनगणना हो गई आपके देश की, जो हर 10 साल पे होती है, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था। तो ऐसे डेटा पे, इतने वाइड डेटा पे जब हम जाते हैं, तो हम हर एक आइटम को नहीं पिक कर सकते फॉर्मूला में फिट करने के लिए। तब काम में आता है हमारा सैम्पलिंग। मतलब कि जो छोटे छोटे ग्रुप्स हम बनाते हैं पॉपुलेशन के, या यूनिवर्स जैसे कहते हैं, यानी कि हमारा पूरा का पूरा जो एक एरिया है जिसपे हमें ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करने हैं, जहाँ से हमें डेटा कलेक्ट करना है एक्सेट्रा, उस पूरे को हम छोटे छोटे ग्रुप्स में, आइडेंटिकल ग्रुप्स में, जिससे कि अगर हम कोई सैंपल एक ग्रुप से उठाएं तो वो पूरे ग्रुप को ईजिली रिप्रेजेंट कर सके, बहुत वेराई ना करे उसका जो कैरेक्टर है। अभी आप इसको थोड़ा सा टेक्निकल भाषा की वजह से समझ ना पा रहे हो शायद, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक ग्रुप हो गया लखनऊ का, ये एक ग्रुप हो गया दिल्ली का, ये एक ग्रुप हो गया मुंबई का, ये एक ग्रुप हो गया पुणे का, ये एक हो गया चेन्नई का, ये एक हो गया हैदराबाद का। तो ऐसे ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं, जिन ग्रुप्स में से अगर हम किसी डेटा को किसी पर्पस के लिए उठा रहे हैं, तो उस डेटा की जो कैरेक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें डेटा उठाना है कि लोगों का वोट किस तरफ जाता है, डेवलपमेंट की तरफ जाता है या एनवायरनमेंट सेविंग की तरफ जाता है फॉर एग्जांपल, तो मे बी ये पॉसिबल है कि जब हम सिटी के बेसिस डिवाइड करें, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, तो ये काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि एक सिटी के लोगों में का जो वोट होगा वो एक तरफ होगा, या एक तरफ नहीं होगा तो एटलीस्ट अगर हम उसमें से 10 लाख की पॉपुलेशन से 1000 सैंपल्स उठा रहे हैं, तो जो रेशियो होगा उस 1000 के अंदर वो वैसा ही होगा जैसा पूरी सिटी के अंदर होगा। कि 10% लोग कह रहे हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, 50% लोग कह रहे हैं मॉडर्नाइज होना चाहिए, एक्सेट्रा। वो सेम या सिमिलर होगा। तो ऐसी स्टैटिस्टिक्स जब हम यूज़ करते हैं, ऐसे टूल्स जब हम यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि यहाँ पे हमने एक इन्फेरेंस डिराइव किया है पूरी पॉपुलेशन में से। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, भाई कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, कोई भी थ्योरी हम पढ़ते हैं, तो सब में कोई ना कोई कमी होती है। लोगों में कमी होती है, गवर्नमेंट्स में कमी होती है, पॉलिसीज़ में कमी होती है। कई बार तो हम नेचुरल चीज़ों में भी कमी निकाल लेते हैं, जैसे कि किसी सब्जी में, किसी फल में, किसी फूल में। काफ़ी हद तक भी कोई परफेक्ट हो सकता है, बट फिर भी उसमें कमी निकल सकती है, वैसे ही स्टैटिस्टिक्स में है।
क्या कि न्यूज़ होम ने कहा है। अच्छा, न्यूज़ होम कोई ऑर्गेनाइजेशन लग रहा है मेरे को। स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी regarded as an instrument of research of great value, but barring severe limitations which are not possible to overcome। अच्छा, इन्होंने केवल ये बताया कि ये स्टैटिस्टिक्स भी जो है बहुत काम की चीज़ है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस इसकी भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा डीप है, जिनको हटाया नहीं जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट है आपकी स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। यस, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर चलता है, न्यूमेरिकल टर्म्स के ऊपर एक्सप्रेस होता है, इसीलिए जो है इसमें आप ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, विजडम, हेल्थ, पैट्रियोटिज्म, जस्टिस एक्सेट्रा ऐसे फिनोमेना को नहीं कंपेयर कर सकते, नहीं इसके ऊपर कोई रिजल्ट्स दे सकते स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, क्योंकि ये न्यूमेरिकली नहीं रिप्रेजेंट होते हैं। किसी की ऑनेस्टी, किसी की फ्रेंडशिप, किसी की विजडम, हाँ कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से रैंकिंग जरूर हो सकती है कि मिस्टर ए के जो परसेप्शन है उसके हिसाब से मिस्टर बी, सी और डी की ऑनेस्टी में बी की ऑनेस्टी सी और डी से ज़्यादा है, ऐसा आप कह सकते हो। बट ये क्वांटिटेटिव तौर पे नहीं लिखी जा सकती, इस पे कोई स्टैटिस्टिकल प्रोसेस नहीं किया जा सकता। अभी भी यहाँ पे हम स्टैटिस्टिकल प्रोसेस बोल रहे हैं, मतलब हम स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस में पढ़ रहे हैं या लेके चल रहे हैं। सेकेंड आता है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। अक्सर हम क्वांटिटेटिव डेटा के सम्स को यूज करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप पूरे देश के सेंसस करने जा रहे हो, आप कहाँ तक एक हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को या हर किसी से लिए गए डेटा को आप एक टेबल में या एक ग्राफ में पुट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपको बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे टोटलिंग करनी होगी, ग्रुपिंग करनी होगी, आपको जो सम बताना होगा, आपको जो फैक्ट्स रखने होंगे न्यूमेरिकल, वो एवरेजेस और सम्स पे रखने होंगे, ना कि इंडिविजुअल आइटम्स पे। For example, it may be a statistical fact that your class teacher earns 50,000 per month, but as this fact relates to an individual, it is not to be deemed as a subject matter of statistics। आप किसी एक पर्सन की सैलरी आप एग्जैक्टली बता सकते हो, लेकिन आप उसे स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट मैटर नहीं कह सकते। इसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल प्रोसेस नहीं किया जा सकता। However, it becomes a subject matter of statistics if we study income of school teachers across all parts of the country for purpose of finding regional differences in income। अगर हमें जानना है कि अक्रॉस स्टेट, अक्रॉस कल्चर क्या डिफरेंस आ रहा है टीचर्स की इनकम पर, तब हम जो है इसको एक सब्जेक्ट मैटर क्रिएट कर सकते हैं। बट उस टाइम हमारे क्लास टीचर की इनकम को अलग से कहीं नहीं दर्शाया जाएगा। इसका यूज़ कहीं ना कहीं हुआ होगा स्टैटिस्टिकल प्रोसेस में, लेकिन ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट डेटा नहीं होगा। होमोजेनिटी ऑफ डेटा एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। कई बार जब हम सैम्पलिंग करते हैं, कई बार जब हम एक ग्रुप्स में से कुछ लोगों को चुनते हैं अपने स्टैटिस्टिकल प्रोसेस के लिए, उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे क्या कहते हैं कि रिसर्च में या हमारे प्रोसेस में, प्रोग्राम में, तो हमें ये ज़रूरी है, चाहिए ही चाहिए है कि वो ग्रुप में पूरा डेटा होमोजेनेटिक हो, मतलब कि सब लोग एक जैसे हों, जो कि एग्जैक्टली कभी भी नहीं होते। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कि हम चेन्नई से डेटा उठा रहे हैं इस बात का कि कितने लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं, कितने लोग केवल और केवल एनवायरनमेंट को सेव करना चाहते हैं, कितने लोग सिर्फ मॉडर्नाइजेशन चाहते हैं। तो अगर हम मान लीजिए चेन्नई की 10 लाख पॉपुलेशन में से 10,000 लोगों को उठा रहे हैं, तो ये एग्जैक्टली इसको रिप्रेजेंट करें, बिल्कुल एग्जैक्टली, ये पॉसिबल है क्या? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टैटिस्टिक्स की एक लिमिटेशन है कि जब भी हम ऐसा कोई सैंपल पिक करते हैं तो वो होमोजेनेटिक नहीं हो सकता 100%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। और इन्हीं रीजंस की वजह से ये जो ऊपर थर्ड पॉइंट था हमारा, ये जो हमारा सेकंड पॉइंट था कि हम टोटल्स को उठा रहे हैं, हम होमोजेनेटिक नहीं हो सकते इतना, इसीलिए रिजल्ट्स भी जो हमारे निकलते हैं वो क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड होते हैं, इन्हीं के ऊपर हमने सारे टूल्स का इस्तेमाल किया होता है, तो रिजल्ट्स भी हमारे
केवल एवरेज बेसिस पे ट्रू होते हैं, 100% ट्रू नहीं हो सकते। फिफ्थ, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स मे प्रूव टू बी रॉन्ग। जब तक हम स्टैटिस्टिकल डेटा जो कि पूरी तरह से प्रोसेस्ड हो उसे यूजर्स को उसके प्रोवाइड कर रहे हैं, जब तक हम रेफरेंस नहीं देते तब तक उसके रिजल्ट्स गलत हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा पॉइंट है तो उसके लिए एग्जाम्पल की जरूरत है। ये बुक भी समझती है, बुक राइटर भी समझते हैं, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया। इन द बिजनेस ऑफ क्लॉथ, profits earned during 3 years may be 1 lakh, 2 lakh, and 3 lakh respectively. On the other hand, in the paper business, profits earned during the same 3 years may be 3 lakh, 2 lakh, and 1 lakh respectively. Thus, the average profit in both the business comes 2 lakh per annum. Here also 1 lakh plus 2 lakh plus 3 lakh is equals to 6 lakh divided by 3. Average profit is 2 lakh. Here also 3 plus 2 plus 1 is 6 divided by 3, 2 lakh. But one business was progressive and second business was declining. So, what do we conclude from this point? That a reference should be there. Otherwise, results may prove to be wrong. Wrong interpretation can be taken from the same results. So this is also a limitation of statistics. You have to write something that the first business was progressive. Its profit increased year by year, and the second business was at peak on its first year but is declining. Okay. Sixth, can be used only by the experts, of course. Those who have statistical knowledge, proper statistical knowledge. Special courses have been completed by the people. Those only can use statistics well. Otherwise, it can be misused. First, and second, people can be mistaken while using it and reach wrong results or misleading results. So, this is also a limitation apparently कि स्टैटिस्टिक्स केवल एक्सपर्ट्स द्वारा यूज़ की जा सकती है। कोई भी रैंडम व्यक्ति आके इसका यूज़ करे और परफेक्ट यूज़ कर पाए या जो उसको रिजल्ट चाहिए वो ले पाए, ये बहुत ही नेग्लिजिबल चांस है। प्रोन टू मिसयूज, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मिसयूज हो सकता है। अच्छा, मिसयूज जो है क्या होता है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है या जो स्टैटिस्टिक्स में एक्सपर्ट नहीं है, सॉरी, वो मिस्टेक कर सकता है, मिसयूज नहीं कर सकता। मिसयूज वही व्यक्ति कर सकता है जो वेल एजुकेटेड है, जो एक्सपर्ट है उस चीज़ में। लेकिन क्योंकि वो जिनको इसका यूज़ करके जिनको इंटरप्रेट करेगा, जिन यूज़र्स को, अगर उनको सही नॉलेज नहीं है तो वो एक्सपर्ट्स इसका मिसयूज भी कर सकते हैं, अगर वो ऐसे हैं तो ये भी एक लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स की। अब आते हैं हम फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में। भाई, हर चीज़ में खराबियाँ होती हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, पूरी की पूरी बुक है हमारी, वो भी केवल इकोनॉमिक्स में यूज़ होने वाली स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, तो ऑफकोर्स उसके बहुत सारे यूज़ होंगे, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होगी हमारी लाइफ में डे टू डे। प्रोफेसर टिपिट ने कहा है, अ डे might come when the Department of Economics in the universities will go out of control of economic theoreticians and come under the control of statistical workshops in the same manner as the Department of Physics and Chemistry have come under the control of experimental laboratories. तो इन्होंने एक क्या कहते हैं भविष्यवाणी की है कि एक समय आएगा जब जो इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटीज़ में, वो थियोरिटिशियंस के हाथ से बाहर चला जाएगा और स्टैटिस्टिकल वर्कशॉप्स के हाथ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से वो समय आ चुका है, इन्होंने बहुत पहले लिखा होगा। आज हम देखते हैं कई बार जीडीपी कैसे कैलकुलेट हो रही है, महंगाई की दर कैसे कैलकुलेट हो रही है, रुपये अगेंस्ट डॉलर कैसे कैलकुलेट हो रहा है। इस पर कई सवाल खड़े करते हैं, स्पेशली जब ये चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में होती है तो ऑपोजिशन। बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स की ओर नहीं जाना चाहूँगा मैं। कई बार जो ऑफिसेज होते हैं जो इन सब से डील कर रहे होते हैं, उन ऑफिसेज के अंदर भी डिबेट होती है
उनके अंदर भी कई लोग जो इसका यूज़ कर रहे हैं या जो इसको इससे कुछ कंक्लूड करना चाहते हैं, दूसरे उन पे सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल बन गया है। पहला पॉइंट आता है क्वांटिटेटिव expressions of economic problems. Consider any economic problem, be it the problem of unemployment, the problem of price rise, or the problem of shrinking exports. The first task of economics is to understand its magnitude through its quantitative expression. जब हम किसी statistical data जो कि automated है most probably का यूज़ करते हैं किसी प्रॉब्लम को समझने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तब हमारा पहला काम क्या होता है, हम उसके लेवल को जाने, किस हद तक चीज़ें पहुंच चुकी हैं। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट को हम कह सकते हैं कि इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन में से 20% अनएम्प्लॉयड है 2005 से 19 के बीच में, बट ये 18% से इंक्रीज होके, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, अगर 18% से इंक्रीज हुआ है तो उससे ज़्यादा होगा ऑफकोर्स, 19.4% पे पहुंच चुका है अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये क्या था, ये हमने मैग्नीट्यूड जाना इसका। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड को पता करना किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जब हम पिक करते हैं। सेकेंड आता है इंटरसेक्टोरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन। स्टैटिस्टिक्स बहुत काम में आती है जब कभी हमें ये चेक करना हो कि दो सेक्टर्स के बीच में कंपैरिजन करना हो हमें, फॉर एग्जांपल कि इंडिया और नेपाल के बीच में से बर्थ रेट, अभी हमने ऊपर कहीं पढ़ा था पिछले वीडियो में बर्थ रेट के बारे में, या कह सकते हैं एवरेज हाइट के बारे में। इस तरह के एग्जांपल हमें ऊपर देखने को मिले थे पिछले वीडियो में, इसी चैप्टर में। तो ये तरीके के कंपैरिजन जो हम दो सेक्टर्स में कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया और नेपाल में, तो वो इंटर सेक्टोरल कंपैरिजन हो गया। अब वो जो हम डेटा लेके आए होंगे कंपेयर करने के लिए, वो हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही लेके आए होंगे, तो स्टैटिस्टिक्स का ये बहुत अच्छा यूज है। इंटर टेम्पोरल मतलब कि टाइम के डिफरेंस, फॉर एग्जांपल कि जो हमारे देश में महंगाई की दर है, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन रेट, वो 2010 से 20 में कितनी है और 2000 से 2010 के बीच में कितनी थी। तो ये दो टाइम पीरियड हमने ले लिए, तो इसे कहते हैं इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन। थर्ड, वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इकोनॉमिस्ट ऐसा क्यों करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स को यूज कर रहे हैं, कोई डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, इतना काम वो क्यों करते हैं, इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं कैसे यूज हो रहा है ये सब। तो इकोनॉमिक्स में ये ऐसे यूज हो रहा है कि जब हम स्टैटिस्टिकल प्रोसेस पूरा परफॉर्म कर लेते हैं, हमारे हाथ में डेटा आ जाता है, तो हम उसका यूज कैसे करते हैं, हम देखते हैं कि कॉज और इफेक्ट क्या है, ताकि हम आगे उसको इम्प्रूव कर सकें, उस प्रॉब्लम को खत्म कर सकें, एक्सेट्रा। फोर्थ आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स। It is an established statistical relationship between different sets of statistical data, offering conclusions of economic significance. The well-known inverse relationship between price of commodity and its demand is an established statistical relationship and therefore is a part of economic theory. अभी आप आगे पढ़ोगे और अगले साल भी पढ़ोगे, एक बहुत ही फेमस चीज़ जो आप बार बार आपके सामने आएगी कि अ, जब हम कोई कमोडिटी खरीदने की जो हमारी डिमांड है उसको देखते हैं कि वो किस पे डिपेंड हो रही है, तो वो अक्सर प्राइस पे डिपेंड होती है। अगर कोई चीज़ महंगी होती चली जा रही है तो उसकी डिमांड ऑब्वियसली घटेगी, और अगर वो चीज़ सस्ती होती जा रही है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, जो कि इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बड़ा एस्टैब्लिश फैक्ट है, वो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही डिराइव हुआ है। कई सारे नंबर्स जब आप लेते हो किसी, फॉर एग्जांपल 100 प्रोडक्ट्स के किसी इकोनॉमी में, तब उन प्रोडक्ट्स के प्राइस को, अलग अलग समय के प्राइस को और अलग अलग समय की डिमांड को लिया गया होगा, और उसमें ये थ्योरी उसके थ्रू डिराइव की गई होगी कि भाई ऐसा एक रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप पाया जा रहा है कि जब भी प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है और प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है।
फिफ्थ है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। जब आप इसका स्केल और बढ़ाते हो, नेशनल लेवल पे ले जाते हो, इन्फ्लेशन वगैरह जैसे टॉपिक्स को उठाते हो और इन पे स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करते हो, तो इकोनॉमिस्ट कई बार इसके थ्रू प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे आने वाले समय में कितनी महंगाई होगी, कहाँ पे देश पहुँचेगा या कोई इकोनॉमी पहुँचेगी। जैसे कि आजकल आप लोग सुनते होंगे कि कहा जाता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी हो गई है, हम इसको 7 ट्रिलियन ले जाएंगे। तो ये सब ऐसे ही नहीं होता है, इसके लिए प्रॉपर स्टैटिस्टिकल स्टडी की जाती है इकोनॉमिक्स के द्वारा और फिर ये फोरकास्टिंग की जाती है। तो इसमें भी स्टैटिस्टिक्स हमारी काम आती है। फिर आता है हमारा सिक्स्थ पॉइंट, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। यहाँ पे एग्जांपल बहुत अच्छा दिया गया, हाउ डज द फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड टू इंक्रीज और डिक्रीज टैक्सेशन। आप देखते हो कि हर साल बजट आता है, हर साल टैक्स स्लैब चेंज होते हैं, कई बार नहीं भी चेंज होते पर ज़्यादातर चेंज होते हैं। इनकम टैक्स रेट बढ़ता है, कभी घटता है, कभी जीएसटी बढ़ता है, कभी घटता है। तो ये पॉलिसीज़ कैसे फॉर्मुलेट होती हैं, किस बेसिस पे होती हैं। तो ये पिछले पूरे साल का जो भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा, के थ्रू हम ये जान पाते हैं कि क्या टैक्सेस हमें लगाने चाहिए, क्या रेट ऑफ टैक्स लगाना चाहिए, जिससे हम वो कलेक्शन कर पाएँ जो इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग इस साल हमें खर्च करने के लिए अमाउंट चाहिए होगा। इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पे। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम क्या है? ये एक स्टेट ऑफ बैलेंस है, यहाँ पे लिखा हुआ है। किसी भी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर या मैं कहूँगा पूरी इकोनॉमी के लिए भी। जब आप माइक्रो लेवल पे बात करते हैं एक प्रोड्यूसर या एक कंज्यूमर के लेवल पर, तो फॉर एग्जांपल हमें ले लें, हम लोग कंज्यूमर हैं, तो हमारे लिए इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कब होगा? जब जो इनकम हमारे पास है, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उनको हम परफेक्टली यूज़ कर पाएँ। हम ये जान पाए कि कहाँ पे जो है, कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा उस सेम रिसोर्स का बेस्ट यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल हमने पहले भी बात करी थी कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है मेन, वो क्या है कि रिसोर्सेज स्केर्स हैं और उनके अल्टरनेटिव यूजर्स हैं। मतलब कि हम जो भी कुछ इनकम हमारे पास है, मनी हमारे पास है खर्च करने के लिए, उसी से हम कई सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड मनी है। तो हमें ये तय करना ही पड़ता है कि हम कितने रुपए से क्या लें। तो जो भी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हमें मिल सकता है, वो हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू पता कर पाते हैं। ये चीज़ प्रोड्यूसर भी कर पाता है। एक सेट क्वांटिटी होती है, जिससे कम वो बेचता है, तो उसकी जो फिक्स्ड एक्सपेंस है, जो कि चेंज नहीं होने प्रोडक्शन बढ़ाने या घटाने से, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, वो उतना ही आएगा चाहे वो कुछ भी ना बनाए। और अगर उस फैक्ट्री में फॉर एग्जांपल 1 लाख यूनिट एक दिन में बन सकती हैं, तो वो पूरी 1 लाख बनाएगा तो भी उसे उतना ही खर्चा आएगा रेंट के केस में। तो इसीलिए जो बेस्ट क्वांटिटी है, जिसमें उसकी इनकम भी बैक हो जा रही है विद अच्छा प्रॉफिट, लेकिन उसका जो खर्चा है वो भी उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, वो स्टैटिस्टिक्स उसे पता लगा के देती है। ये जो येलो बॉक्सेस हैं, ग्रीन बॉक्सेस की बात नहीं करूँगा मैं, येलो बॉक्सेस जो हैं इनको आप घर पे पढ़ेंगे, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट ये काफ़ी अच्छे हैं प्रैक्टिकल चीज़ों की नॉलेज के लिए। बीच बीच में कोई बहुत इंटरेस्टिंग आएगा तो मैं उसे डिस्कस भी करूँगा किसी चैप्टर में। ज़्यादा तो ये 1 या 2 चैप्टर में से एक पाया जाता है इस बुक में। डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ग्रीन बॉक्सेस में जो कभी किसी ईयर में आउट ऑफ कंटेक्स्ट ऑफ करंट अफेयर्स पूछ लिए होते हैं। तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि ये सेम आए, बल्कि काफ़ी कम चांस है। लेकिन इसी तरह से बुक के बाहर का भी कोई एक क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं स्टैटिस्टिक्स में, आपके जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें मिला के एक बोर्ड ईयर में 1 या 2 आते हैं। हालांकि पॉसिबिलिटी बहुत कम है आपके क्लास 11th के इसमें आने की, क्योंकि स्कूल के टीचर्स जो पेपर बनाते हैं उसमें ऐसे टाइप की चीज़ें नहीं रखते हो। फिर भी हम इसे पढ़ लेते हैं।
Some people have misgivings about statistics and make observations like following: statistics is a rainbow of lies, statistics are tissues of falsehood, statistics can prove anything, statistics cannot prove anything, statistics are like clay of which you can make a god or a devil as you please. तो कई लोगों को ऐसे है कंक्लूजन निकाले स्टैटिस्टिक्स के बारे में कि हम उससे कुछ भी प्रूफ कर सकते हैं, कोई कहता है हम उससे कुछ प्रूफ नहीं कर सकते, कोई कहता है, कई सारे लोग बोलते हैं जो कि फर्स्ट सेकंड सभी चीज़ों का मतलब है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ चारों पॉइंट्स लगभग यही कह रहे हैं कि आप कुछ भी प्रूफ कर सकते हो, उससे झूठ भी, अक्सर लोग उसको झूठ प्रूफ करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ये केवल और केवल लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया स्टैटिस्टिकल डेटास को, इसीलिए ऐसा हुआ है। डिस्ट्रस्ट क्यों अराइज होता है? डिस्ट्रस्ट अराइजेस नॉट बिकॉज देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट मैटर, it arises because of users of statistics tend to manipulate it to suit or support their pre-drawn conclusion or observation. कई लोग अपने फायदे के लिए इसके डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। जैसे क्या कॉज है इसके? पहला, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर ऑब्टेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ गिवन प्रॉब्लम। एक ही प्रॉब्लम के लिए लोग कई तरीके के स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू जाते हैं और अलग अलग डेटा लेके आते हैं, जबकि एक तरीके की प्रॉब्लम के लिए सही परफेक्ट जो है एक ही मेथड होना चाहिए। फिर भी स्टैटिस्टिक्स कैन बी ऑल्टर्ड टू मैच द प्रीडिफाइंड कंक्लूजन। ऑफ कोर्स ये इसमें स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट्स का क्या एरर या क्या फॉल्ट, या कह सकते हैं कि उसके मेकिंग में क्या एरर था, गड़बड़ी थी, कि भाई जब हमने कोई डेटा निकाला, कलेक्ट किया, उसको कलेक्ट करते समय हमने उसे ऑल्टर कर दिया, हमें दिख रहा था कि ये किधर ले जाएगा रिजल्ट को और हम उधर नहीं चाहते थे, मान लीजिए हम गलत व्यक्ति हैं, या जो व्यक्ति सबको कंपाइल कर रहा था, ऑर्गेनाइज कर रहा था, आप जान रहे हैं ना 5 स्टेप्स कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, तो किसी भी स्टेज पे आप नंबर्स को, क्योंकि क्वांटिटेटिव डेटा चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, पर ये वो डेटा तो रह नहीं जाएगा ना फिर जो कलेक्ट हुआ या जो एक्चुअल और रियल था। तो कोई भी चीज़ को आप ट्रुथ से दूर ले जाओ तो उसका मिसयूज आराम से किया जा सकता है। इसमें खाली स्टैटिस्टिक्स ही नहीं, बहुत कुछ आता है। आप देख रहे होंगे कि अभी तक जिस तरह से हमने चैप्टर पढ़ा, ये ग्रीन बॉक्स में जो आ रहा है डेटा, ये काफ़ी उससे अलग है, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी बोर्ड्स में आ जाते हैं, तो इसीलिए अभी के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ 12th के लिए इस तरीके की चीज़ों को अभी से प्रिपेयर करते हुए चलिए, ताकि 12th बोर्ड में जब कुछ बाहर से आए तो आप उसके लिए रेडी हो। सोच को आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ये जो मार्किंग आपको पहले से दिख रही है, ये इसलिए है क्योंकि पहले भी मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था कंप्लीट, जो आपको अभी भी कंप्लीट ही मिलेगा, लेकिन लास्ट के 3-4 मिनट्स में मेरे माइक की बैटरी डाउन हो गई थी, तो इसीलिए मुझे ये दोबारा रिकॉर्ड करके एडिट करना पड़ा। एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़े क्वेश्चंस के, जिससे कि थोड़ा समझ में आया हमें कि क्या है। वैसे तो क्वेश्चंस लिमिटेड हैं, आपको खुद भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी, तो मैं एक दो ही यहाँ पे ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो हमने ऊपर दो चीज़ें जानी थी। क्या? पहला कि कंपैरिजन हो रहा हो, कोई दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो, और दूसरा कि वो कंपैरिजन सेंसिबल हो। तीसरा यहाँ पे सभी में लागू हो रहा है, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ कि डेटा क्वांटिटेटिव हो। मोस्ट प्रोबेबली अगर ये तीन चीज लाई कर रही है, ये तीन चीज सेटिस्फाई हो रही है, तो डेटा स्टैटिस्टिक्स है। पहला, बर्थ रेट इन इंडिया इज 18 पर थाउजेंड एज कम्पेयर टू 8 पर थाउजेंड इन द यूएस। यहाँ पे इंडिया और यूएस के बर्थ रेट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि दोनों का ही बर्थ रेट हम कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए वो सेंसिबल भी है। आप में से किसी को भी बीच बीच में वीडियो में लगे कि आगे के वीडियोस के लिए बता रहा हूँ
कि बहुत तेज़ जा रहा हूँ मैं, बहुत स्पीड में जा रहा हूँ, लेकिन आपके पास टाइम है, क्योंकि बहुत लोगों के पास टाइम नहीं है आज, जिन स्पेशली जिनके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ अपने पुराने स्टूडेंट्स के लिए, उनके पास टाइम इस समय नहीं है, इसीलिए मुझे अर्जेंट में वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड करने पड़ रहे हैं। तो आप इसे 0.75x वगैरह पे देख सकते हैं, ठीक है। ये सेंसिबल है, क्यों है? क्योंकि दोनों का ही बर्थ रेट पूछा जा रहा है, किसी का ऐसा नहीं है कि एक का बर्थ रेट एक का डेथ रेट, एक की पॉपुलेशन दूसरे का पर कैपिटा इनकम, क्योंकि वो कंपेयर नहीं हो सकता जब तक दोनों सेम एस्पेक्ट ना देखे जा रहे दोनों के। फिर ये क्वांटिटेटिव होना चाहिए, तो 18 पर थाउजेंड, 8 पर थाउजेंड इज क्वांटिटेटिव, तो इसीलिए फर्स्ट जो है स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन हमें ढूंढना है विच इज नॉट एन एग्जाम्पल। तो बी, रमेश हैज 100 रुपीज नोट इन हिज पॉकेट। अब वैसे तो मान लीजिए हम एग्जाम में बैठे तो हमारा आंसर आ गया, तुरंत आ गया, क्योंकि यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है, सेंसिबल क्वांटिटेटिव की कोई बात ही नहीं आती, हमारा पहला पॉइंट नहीं कर पा रहा है। रमेश हैज 100 रुपीज नोट इन पॉकेट, देन इसके बाद क्या? सुरेश हैज 50 रुपीज इन पॉकेट, ऐसा कुछ होता तो स्टैटिस्टिक्स हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए यही हमारा रॉन्ग आंसर, सॉरी यही हमारा आंसर है। Which of the following is correct regarding statistics? Second question. It is an aggregate of facts. Yes, of course. हम कई सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं और उनको अलग अलग कैटेगरी और सब कैटेगरी के हिसाब से टोटलिंग करते हैं, तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है। बी, इट इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, बिल्कुल अभी मैंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स वही है जो क्वांटिटेटिव है, यानी कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है। थर्ड, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, हमने स्टैटिस्टिक्स एज प्लूरल सेंस में ये तीनों ही एज कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। वहां मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिकल डेटा कभी भी एक फैक्टर से अफेक्ट नहीं होता, जैसे अभी ऊपर ही हमने कहा कि एक स्टैटिस्टिकल डेटा है। फर्स्ट पॉइंट, बर्थ रेट इन इंडिया इज 18 पर थाउजेंड कंपेयर टू 8 पर थाउजेंड इन यूएस। तो अब ये जो यूएस और इंडिया के बीच में कंपैरिजन बर्थ रेट का हो रहा है, ये बर्थ रेट इतना डिफर कर रहा है, ये ऐसा है तो नहीं है कि कोई एक ही फैक्टर होगा जिसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा कि इंडिया में बर्थ रेट 18 पर थाउजेंड और यूएस में 8 पर थाउजेंड। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके बहुत सारे कॉजेस, इन्वायरमेंट का डिफरेंस होगा, कल्चर का डिफरेंस होगा, हेल्थ पॉलिसीज और हेल्थ फैसिलिटीज का डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से इतना डिफरेंस आ जाता है हमारे बर्थ रेट में इंडिया और यूएस के बीच में। तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। तो क्योंकि ये तीनों हमारे ऑप्शंस स्टैटिस्टिक्स के लिए करेक्ट है, तो इसीलिए ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग तैयार कीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। कुछ ना समझ में आए, ये वीडियो दोबारा देखिएगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो अगर आप इस वीडियो को 2 बार देख लो तो आपके समझ के बाहर जाए, क्योंकि स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास 11 पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक ऑलरेडी काफ़ी एलैबोरेट करती है एनसीईआरटी के सिलेबस को, और उसके बाद मैंने भी इसका लगभग सारे पॉइंट्स पकड़ के आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा पे हम जाएंगे अगले क्लास में, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 चैप्टर में डिवाइडेड है, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 दोनों कलेक्शन ऑफ डेटा पे बेस्ड। थैंक यू।